हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटीपी पाठशाला में। बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्लास करने वाले हैं और इसमें आज हम लोग 42 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन तैयार किया गया। दोस्तों, जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे, ऐसे बच्चों के लिए गणित का एक बेहतरीन सा सीरीज लेकर आया हूं मैं। और ये जो आज का चैप्टर है बच्चों, आज ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का और इसमें हम लोग 42 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है बच्चों आज का। चलिए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहद आसान तरीके से समझाने का। और हम उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगा। साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो अपने क्लास के बच्चों के साथ आप इसको शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि वो लोग भी क्लास को कर सके। पहले आज हम लोग जो है कि पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं साथियों। तो देखिए, आज का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इस सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं तो उनके कितने हल होते हैं और दो चर वाले समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है साथियों। तो देखिए, व्यापक रूप की अगर दी हम बात करें, देखिए व्यापक रूप की अगर दी हम बात करें दोस्तों, तो व्यापक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये होता है एक इस रूप में और होता है एक इस रूप में। अब देखिए, दो चर वाले समीकरण की अगर दी हम बात करें तो दो, जैसा कि नाम से दिख रहा है आपको, दो चर, यानी इसमें दो चर होंगे। एक तो चर आपका x लिया गया और दूसरा चर क्या लिया गया है, y लिया गया है। तो दो चर वाले समीकरण इनका नाम है। तो दो चर आपका एक x और एक y इस्तेमाल किया गया साथियों। और इनका जो व्यापक रूप होगा वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा जो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए देखिए, व्यापक रूप को अगर दी हम हल करने की विधियों की बात करें साथियों, तो व्यापक रूप को हल करने की तीन बीजगणित विधियां हैं। आपका एनसीईआरटी के आधार पर अगर दी हम देखें तो तीन बीजगणित विधियों की बात की गई है, जिसमें कि आपका लुप्तीकरण है, वज्रगुणन है, प्रतिस्थापन है। और भी बीजगणित विधियां होती है साथियों, जैसे कि अनुपात निर्णय, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ शर्तों और कुछ कंडीशनों का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हम उन शर्तों और कंडीशनों को भी देख लेते हैं। देखिए, कुछ शर्त जैसे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि बताइए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 दिया गया है। अगर इस प्रकार का शर्त दिया गया साथियों, तीन शर्त आपको दिए जाएंगे। एक शर्त आपका है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है। और एक तीसरा शर्त होता है साथियों आपका, देखिए ये एक शर्त है आपका तीसरा, कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। और ये पीछे वाला नॉट इक्वल टू रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, तीन शर्त हैं साथियों हमारे पास। एक तो आपका a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। दूसरा शर्त है साथियों a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तीसरा शर्त है साथियों a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अब देखिए, जहाँ तक हम इन शर्तों की बात करें तो यहाँ पर इनके हलों की संख्या शर्तों के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है। अगर यदि आप a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के रूप में आपको हल मिलता है तो हलों की संख्या होगी एक और केवल एक हल। क्या होगी? एक और केवल एक हल। क्लियर है साथियों? एक और केवल एक हल, या इसी को कहा जाता है दोस्तों अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। क्लियर है साथियों? अद्वितीय हल कहने का अर्थ है कि एक हल है इनके, मतलब एक के अलावा कोई और दूसरा हल नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए, अगर दी मैं इनके युग्म की बात करूं साथियों कि इनका युग्म कैसा होगा, अगर शर्त ऐसे हैं एक हल हो तो इनके युग्म के नाम होंगे विरोधी। ठीक है, अविरोधी साथियों, इसका युग्म का नाम हो जाएगा अविरोधी। अब देखिए, इनके युग्म अविरोधी होंगे। अगर दी हम आलेख की बात करें तो इनके आलेख होंगे प्रतिच्छेदी। कैसा आलेख होगा साथियों? प्रतिच्छेदी। और अगर दी हम प्रतिच्छेदी आलेख की बात करें तो देखिए ये इस प्रकार से होगा।
तो दो सरल रेखाएं हैं, तो दो सरल रेखाओं के अलग अलग जो है कि यहाँ पर रेखाएं खींची गई है और इनका आलेख प्रतिच्छेदी होगा और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, यानी कि इनके एक हल होंगे। चलिए अगर दूसरे कंडीशन की बात हम करें तो दूसरे शर्त के अकॉर्डिंग हलों की संख्या कितनी होगी, तो इनके हलों की संख्या होगी अनगिनत हल। कितने हल होंगे साथियों? अनगिनत हल। ठीक है। अगर दी हम युग्म के नाम की बात करें साथियों तो इनका युग्म का नाम होगा आश्रित। ठीक है, इनके युग्म का नाम होगा आश्रित। और इनके आलेख की बात करें साथियों तो इनका ग्राफीय रूप कैसा होगा, तो इनका आलेख होगा साथियों संपाती। क्या होगा? संपाती। संपाती कहने का अर्थ है साथियों कि एक ही रेखा पर दूसरी रेखा गुजरेगी, यानी एक ही लाइन पर दूसरी लाइन गुजरेगी। यानी मान लीजिए कि ये हमारा एक रेखा का एक सरल रेखा है, एक समीकरण का, पहला समीकरण का, और दूसरा समीकरण का भी जो रेखा गुजरेगा साथियों इसी पर गुजरेगा। ठीक है साथियों, दूसरा समीकरण जो गुजरेगा हमारा वो भी इसी पर गुजरेगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा इसी पर आ जाएगा साथियों। अब यहाँ पर देखिए दूसरे की अगर दी हम बात करें तो ये भी इसी पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों रेखा जो है एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं जाएगी। अब देखिए अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करें, तीसरे शर्त की बात करें तो इसमें कोई हल नहीं होगा साथियों, इसका कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन का। और यहाँ पर युग्म की अगर दी हम बात करें तो इसका युग्म विरोधी होगा दोस्त। इसका युग्म क्या होगा? विरोधी होगा, यानी कि ये एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और इसका आलेख कैसा होगा दोस्तों? इसका आलेख होगा समांतर। कैसा होगा? समांतर होगा। इस प्रकार से दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ बराबर डिस्टेंस बनाते हुए गुजरेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव बनाने के दौरान इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी साथियों, और इसका हम लोग बेहद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए वापस से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम शर्तों की बात करें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इनके हलों की संख्या एक होगी, यानी अद्वितीय हल होंगे, और युग्म का नाम अविरोधी होगा, और आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्लियर है? अगर हम दूसरे शर्तों की बात करें तो इसके अगर ये तीनों कंडीशन बराबर है साथियों तो इनके हलों की संख्या अनगिनत होगी, इसके युग्म का नाम आश्रित होगा, और आलेख संपाती होगा। अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करें साथियों तो यहाँ पर हलों की संख्या कोई हल नहीं होगा, युग्म का नाम अगर हम बात करें तो विरोधी होगा, और आलेख कैसा होगा दोस्तों? समांतर होगा। चलिए देखिए आपको याद रखना बेहद आसान है। पहले वाला देखिए पहला शर्त में पहला कटता है, दूसरा में तीनों बराबर है, और तीसरा शर्त में आखिरी वाला कटता है दोस्तों। चलिए अब हम सवाल की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल देखिए, पहले सवाल की ओर हम बढ़ चुके हैं साथियों। तो कहता है पहला सवाल कि दो चर हैं x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है कि कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं। देखिए अगर हम किसी भी रैखिक समीकरण की बात करें साथियों तो दो चर वाले जितने भी रैखिक समीकरण होंगे उनके अनगिनत हल होते हैं। अगर यदि इस प्रकार से आपको कोई समीकरण दे दिया जाए इस रूप में तो साथियों इसके अनंत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, यानी इसके हलों की संख्या निश्चित नहीं है। अगर दी हम आपसे पूछें कि बताइए हमारे पास एक आलेख है, एक समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका कितना हल होगा साथियों? इस समीकरण के अनगिनत हल होंगे, इनके हलों की संख्या अनंत होगी। क्लियर है साथियों? इस प्रकार अगर एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया है तो इनके हलों की संख्या निश्चित नहीं है, अनंत हल होंगे। जैसे कि आप x का मान 1 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, फिर अगर x का मान आप 2 रखेंगे तो y का मान कुछ और निकलेगा, x का मान आप 3 रखेंगे y का मान कुछ और निकलेगा। इस प्रकार से साथियों बहुत सारे हल निकल कर आएंगे जिनको कि आप काउंट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजगणित विधियां हैं साथियों? अगर हम एनसीईआरटी के आधार पर देखें साथियों तो हल करने की 3 बीजगणित विधियां हैं दोस्तों। कितनी बीजगणित विधियां हैं? 3 बीजगणित विधियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता साथियों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण दिया गया साथियों और इसमें कहता है कि x का मान 2 है। कितना है दोस्तों? कहा जा रहा है हमसे कि x इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू कितना है? तो 2 है। तो ये कहता है कि x इक्वल टू 2 है, तो कहता है बताइए y का मान क्या होगा। तो y का मान आपको बताना है।
तो देखिए हम एकदम सिंपल इसका y का मान निकाल देते हैं साथियों। चलिए इसमें y का मान देखिए x का मान दिया गया 2, तो इसी समीकरण में आप x का मान 2 रख दीजिए। देखिए x का मान हम 2 रख दे रहे हैं। अब प्लस 3y इक्वल टू 31, तो 4 प्लस 3y 31 नहीं है, सॉरी 30 यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर देखिए 13 है, यहाँ पर 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, आप अगर 13 में 4 घटा देंगे, ठीक है, 13 में 4 घटा देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 9। अब तो यहाँ पर ये बटा में 3 भी है साथियों, तो 9/3 कटाएंगे आप, 3 आएगा, y इक्वल टू 3। y इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है, x का मान इस समीकरण में रखना था और y का मान बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है समीकरण निकाय इतना और इतना के कितने हल होंगे। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे साथियों, यहाँ पर 2 समीकरण निकाय दिया हुआ है और इन समीकरण निकाय को चेक करेंगे और उस कंडीशन के आधार पर दोस्तों, कंडीशन के आधार पर हम क्या करेंगे, इनके हल बताएंगे कि कितने हल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं इसको a1, इसको b1 और इसको c1 ले लेता हूँ। अगर दी मैं यहाँ पर एक बार मैं लिख दे रहा हूँ कि a1 इक्वल टू कितना है, तो 2, b1 इक्वल टू कितना है, तो 3 और c1 इक्वल टू कितना है, -7। देखिए साथियों कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, तो कि ये 7 उस साइड है साथियों, 7 कहाँ है, उस साइड है। जब आप इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो 7 माइनस में हो जाएगा और c का मान -7 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साथियों a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 5 और c2 इक्वल टू -11 होगा दोस्तों, कितना होगा, -11। अब देखिए हम चेक करते हैं a1 बटा a2 निकालते हैं। देखिए 2/6 यहाँ पे कटा देंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा 1/3। अब हम यहाँ पर b1/b2 निकाल देते हैं दोस्तों, तो 3/5। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि a1/a2 और b1/b2 का मान अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है दोस्तों, तो इस शर्त के अकॉर्डिंग इसके कितने हल होंगे। अगर मैं इस शर्त को देखूं तो इसमें केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल होंगे, यानी एक अद्वितीय हल, यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एक अद्वितीय हल होंगे। क्लियर है साथियों, आप इस प्रकार से प्रश्नों को बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथियों, कहता है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y + 3 = 0 तथा 3x + 6y + 9 = 0। तो कहता है कि बताइए इस रैखिक समीकरण युग्म कैसा है। ठीक है साथियों, ये समीकरण युग्म कैसा है। जस्ट अभी जिस प्रकार से हम चेक किए थे उसी प्रकार से वापस से चेक करते हैं। देखिए a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और c1 इक्वल टू हो जाएगा -3। अगर दी अब यहाँ पर हम बात करें तो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 9। क्लियर है साथियों, यहाँ पर देखिए +3 होगा क्योंकि ये 3 इसी साइड में लिया गया है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये कैसा है। देखिए a1/a2 तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा साथियों। b1/b2 की अगर दी हम बात करें तो 2/6, यहाँ से आप इसको कटाएंगे तो ये भी 1/3 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर c1/c2 की अगर दी हम बात करें तो 3/9, 3 तिया 9, यहाँ भी 1/3 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं साथियों, हम देख रहे हैं कि तीनों का तीनों मान क्या है, बराबर। क्लियर है बच्चों, तीनों का तीनों मान क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों जब कंडीशन बराबर है साथियों, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके कितने हल होंगे, तो इनके अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। और इनका युग्म कैसा होगा, तो इनके अगर दी हम युग्म की बात करें तो इसका युग्म क्या होगा साथियों, आश्रित होगा। कैसा होगा, आश्रित होगा। और इनके आलेख की बात करें साथियों तो आलेख होगा संपातिक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि x + y = 7, 5x + 12y = 7 तो x का मान क्या होगा। देखिए दोनों समीकरण को हल करना है साथियों, आप जिस विधि से हल करना चाहते हैं
आप उस विधि से हल कर दीजिए। देखिए हमारे पास दो समीकरण है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और दूसरा समीकरण है साथियों कि 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। अब देखिए हमको किसका मान पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए अगर x का मान आपसे पूछा जा रहा है साथियों, आप y को कटा दीजिए। y को कटाते समय हम आपको बताए थे कि अगर दोनों समीकरण का चिन्ह समान दिखाई दे रहा है तो आप समीकरण को क्या करेंगे साथियों, घटाएंगे। समीकरण को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटा देंगे। y को कटाना चाहते हैं दोस्तों तो y का गुणांक इक्वल होना चाहिए। सेकंड में देखिए 12y है, फर्स्ट में सिर्फ y है तो सेकंड में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा 12x प्लस 12y इक्वल टू 84। क्लियर है। अब सेकंड को लिखिए यहाँ पर 5x प्लस 12y इक्वल टू 7। जब आप इस समीकरण को घटाएंगे साथियों तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए कटेगा दोस्तों, 12x में जब आप 5x घटाएंगे तो 7x होगा और 84 में जब 7 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर बचेगा 7। तो x इक्वल टू होगा साथियों 77/7, यानी जब आप इसको कटाएंगे 11 होगा, यानी कि x इक्वल टू 11। क्लियर है। देखिए x इक्वल टू 11 कितना नंबर में है दोस्तों, तो कंडीशन ये बी नंबर जो आपका ऑप्शन है ये सही उत्तर है। देखिए अगर यदि हम बात करें यहाँ पर तो आपको सिंपल सा एक चीज़ याद रखना है कि आप समीकरण में जिस भी चर को कटाना चाहते हैं उसके आगे का आपको चिन्ह देखना है दोस्तों। अगर यदि दोनों समीकरण में उस चर का चिन्ह समान है साथियों तो समान चिन्ह होगा तो समीकरण को घटाएंगे। अगर अलग अलग चिन्ह है साथियों, चिन्ह असमान है साथियों, तो अगर चिन्ह असमान है तो समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बस आप ये छोटा सा बेसिक सा जानकारी है, आप इसको याद रखेंगे कि अगर समीकरण का चिन्ह क्या है, समान है, तो दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। अगर समीकरण का चिन्ह असमान है, अलग अलग है, एक का प्लस एक का माइनस है, तो समीकरण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि समीकरण एक दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू 9 है। x का मान कितना दिया गया दोस्तों, 5 दिया गया है। देखिए एक समीकरण दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू 9 और यहाँ पर कह रहा है x बराबर कितना रखने के लिए, 5 रखने के लिए। जब आप x बराबर 5 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए क्या मान निकल के आएगा, 5 प्लस 2y इक्वल टू 9। तो 2y इक्वल टू 9 माइनस 5, तो 2y इक्वल टू साथियों कितना हो जाएगा, 4। तो y इक्वल टू 4/2। तो दोस्तों y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए ए इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन ए 2 आपको सही दिखा रहा है। बहुत इजी सवाल था, x का मान 5 पुट करना था और y का मान निकाल देना था। क्लियर है। तो आप इजी वे से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण निकाय इतना और इतना के हल हैं। तो दोनों समीकरण के ये हल हैं। तो कहता है कि बताइए ए का मान क्या है दोस्तों। क्या इस समीकरण में ए का मान है या ए दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो इस समीकरण से हमको कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो ए हम देख रहे हैं कि पहला समीकरण में दिया गया है तो हम केवल पहला समीकरण की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर साथियों x बराबर 1 दिया गया है, y बराबर भी 1 दिया गया है और एक समीकरण है 3x प्लस ay इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, x और y का मान पुट करेंगे और a का मान आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 1 अब प्लस a इंटू y का मान कितना रखना है, 2 रखना है दोस्तों। y का मान 2 है, यहाँ पे 2 रख दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 1। क्लियर है। अब चेक करते हैं। देखिए 2a इक्वल टू 1 माइनस 3, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, -2/2। जब आप इसको कटाएंगे साथियों तो a इक्वल टू हो जाएगा -1। आपके पास कितना नंबर ऑप्शन में -1 आ रहा है, तो आपके पास आ रहा है ऑप्शन बी -1। क्लियर है दोस्तों, एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसके लिए हमको x और y दोनों का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम समीकरण की बात करें साथियों तो यहाँ पर समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7।
इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है दोस्तों 3x + 2y = 12, ये दूसरा समीकरण है दोस्तों। देखिए किसी को भी आप x को कटाइए, y को कटाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम कटा रहे हैं दोस्तों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब किसको कटाएं? अगर मान लिया जाए कि हम y को कटाना चाहते हैं, अगर हम y को कटाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप y के आगे का चिन्ह देखेंगे। इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है दोस्तों? प्लस है। जब दोनों का चिन्ह प्लस है दोस्तों, तो समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो घटाएंगे दोस्तों, समीकरण को क्या करेंगे? आप घटाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर y का गुणांक बराबर है? यहाँ y का गुणांक 2 है, समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक 1 है। तो 2 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट में कितना से? 2 से। अब फर्स्ट में सभी पद में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, गलती नहीं करेंगे आप, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 4x + 2y = 14। सेकेंड है दोस्तों 3x + 2y = 12। जब आप इसको घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए कट जाएगा दोस्तों। अब 4x में 3x घटाएंगे आप तो सिर्फ x बचेगा आपके पास। 14 में 12 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा। यहाँ से पता चला साथियों कि x का मान कितना है? 2 है। आप किसी भी समीकरण में दोस्तों समीकरण फर्स्ट में ही आप रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर आप x का मान रख दीजिए। जैसा आप समीकरण फर्स्ट में x का मान पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 अब प्लस y = 7 तो हो जाएगा 4 + y = 7 तो y = 7 - 4। तो यहाँ पर देखिए साथियों y = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा था? हमसे पूछा जा रहा था दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा था कि x + y का मान क्या होगा। देखिए x + y का मान क्या होगा? अगर दी हम x + y की बात करें तो x का मान 2 निकला है, y का मान 3 निकला है, यानी x + y का मान 5 होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए बहुत आसान प्रश्न है और बहुत डिटेल से बना दे रहे हैं दोस्तों कि ताकि आपका जो 2 नंबर वाला सवाल है दोस्तों आप उसको भी हल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम चाहें तो इसको यूं बना सकते हैं तुरंत, लेकिन मैं बहुत डिटेल से लेकर चल रहा हूं क्योंकि आप इससे सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको सब्जेक्टिव बनाने में भी बहुत मदद मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक समीकरण निकाय दिया गया है दोस्त, एक समीकरण निकाय देखिए समीकरण 2 चर वाले समीकरण का ये व्यापक रूप है। कहते हैं इनके अद्वितीय हल हैं। तो जब इनका अद्वितीय हल है दोस्तों तो अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है दोस्तों? अद्वितीय हल का कंडीशन है कि आगे वाला कटा होगा a1/a2 = b1/b2, यानी ये वाला आपका कंडीशन है जिसके अद्वितीय हल होते हैं। अब बताइए अगर यदि किसी समीकरण निकाय के शर्त का अद्वितीय हल है तो उसका आलेख कैसा होगा दोस्तों? तो उसका आलेख होगा कैसा? प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पर देखिए इसका आलेख हम बताए थे कि इसका आलेख इस प्रकार से होगा, ये एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस हो गया है, 11। चलिए देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में किस युग्म का हल अद्वितीय संभव है? देखिए किस युग्म का जो हल है वह अद्वितीय संभव है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसमें से किस रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है दोस्तों वह अद्वितीय संभव है। तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या है साथियों? अद्वितीय हल होने का कंडीशन है कि आगे वाला इक्वल नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए हम यहाँ पर चेक करते हैं साथियों, पहला का चेक करते हैं, ऑप्शन ए का चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/3 = यहाँ पर देखिए -1/-3। यहाँ पर माइनस माइनस जब कट जाएगा दोस्तों तो हम क्या देख रहे हैं कि आगे वाला इक्वल है, तो ये तो अद्वितीय हल हो नहीं सकता है। अगर आगे वाला बराबर नहीं होगा तभी ना अद्वितीय हल होगा साथियों। चलिए बी नंबर पे चलते हैं। जब हम बी नंबर पे चलते हैं साथियों तो इसको जब हम चेक करते हैं, देखिए जब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर 1/5 1/4 x के गुणांक को x के गुणांक के साथ लिखिए, y यहाँ 1/, इसमें भी क्या है 4। हम क्या देख रहे हैं साथियों कि यहाँ पर दोनों बराबर आ रहा है,
इसका मतलब ये भी हमारा अद्वितीय हल नहीं हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं सी नंबर को। तो यहाँ पर देखिए 2/4, 2/4 और 1/-2 हो जाएगा 1/-। देखिए साथियों, क्या ये दोनों बराबर है साथियों? ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि आप इसको कटा के देखेंगे तो ये 1/2 आएगा दोस्तों, और नॉट इक्वल टू -1/2। तो ये वाला कंडीशन जो है साथियों, ये बिल्कुल अद्वितीय हल के लिए परफेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्लियर है? नेक्स्ट की ओर चलें साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। तो देखिए के का कौन सा ऐसा मान रख लिया जाए जिससे समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल देते हैं a1 = 1, b1 = 2 और c1 = देखिए ये a किधर आएगा तो -1। अब देखिए इसका भी निकाल देते हैं दोस्तों, a2 = 5, b2 = k और c2 = -7। चलिए अब देखते हैं आगे। अब कहता है कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है दोस्तों? समीकरण निकाय के कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय के क्या है? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है दोस्तों? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का शर्त होता है दोस्तों a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही है दोस्तों कोई हल नहीं होने कंडीशन। आप इसी कंडीशन पे सारा मान पुट करिए। 1/5 = 2/k नॉट इक्वल टू -1/-7। देखिए ये दोनों को अगर दी हम बराबर कर दें दोस्तों, अगर हम ये दोनों को बराबर कर दें तो हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये दोनों को अगर दी हम बराबर कर दें दोस्तों, तो k = क्या निकल रहा है दोस्तों? 10। k = कितना निकल रहा है? 10। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी k का मान अगर 10 रख दिया जाए साथियों, तो इस समीकरण निकाय के केवल और केवल इसके कोई हल नहीं होंगे। समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। अगर 10 के अलावा वहाँ पर कोई और संख्या रख दिया जाता है साथियों, तो इस समीकरण हल के कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। यानी अगर k का मान 10 रख दिया जाए साथियों, तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो पता चल गया आपको कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय के हल अद्वितीय होंगे, मतलब कोई हल नहीं होंगे। तो k = 10 के लिए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि k के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती होंगे। संपाती का क्या दोस्तों कंडीशन है? अगर कोई समीकरण निकाय संपाती है तो इसका मतलब है दोस्तों कितने हल होंगे उसके? अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होंगे दोस्तों। आज जब अनगिनत हल होंगे दोस्तों, इसका कंडीशन क्या होगा? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर कोई समीकरण निकाय के अनगिनत हल हैं तो उनका कंडीशन और यही है दोस्तों, और शर्त ये इसका जिसको आप कह सकते हैं शर्त या कंडीशन। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। a1 का मान कितना है साथियों? 1। b1 का मान कितना है साथियों? 2 और c1 का मान 7 इधर आएगा दोस्तों, -7 हो जाएगा। उसको चेक करते हैं। a2 का मान कितना है दोस्तों? 2 है। b2 का मान कितना है दोस्तों? k है। और c2 का मान कितना है दोस्तों? 14 है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले चूंकि समीकरण निकाय की क्या है? संपाती है। समीकरण निकाय क्या है? संपाती है। समीकरण निकाय संपाती है। जब समीकरण निकाय संपाती है दोस्तों, तो इसका कंडीशन क्या होगा? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चेक करिए। 1/2 = 2/k = -7/14। क्लियर है साथियों? -14 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए -2/k और यहाँ पर माइनस, ये माइनस माइनस कटेगा दोस्तों। आप ई दोनों को बराबर करिए, या आप ई दोनों को बराबर करिए, आंसर सेम निकलेगा दोस्तों। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि k × 1 = k और 2 दूना 4। k का मान कितना निकल रहा है साथियों? 4 निकल रहा है। यानी अगर k का मान 4 रख दिया जाए दोस्तों, तो समीकरण निकाय का जो आलेख होगा दोस्तों, वो कैसा होगा? संपाती होगा, यानी अनगिनत हल होंगे। चलें नेक्स्ट में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना और इतना के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे। तो देखिए अनंत हल का कंडीशन क्या है दोस्तों? अभी जस्ट हम बताएं आपको
अनंत हल का कंडीशन क्या है, तो A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। आप चेक करिए साथियों, तो A1 बटा A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है दोस्तों 4, B1 कितना है दोस्तों 3, B2 कितना है K, C1 कितना है आपका 5 और C2 कितना है 10। आप किसी भी दो को बराबर कर दीजिए, देखिए इसको कटाएंगे आप, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अगर हम कहें कि 1/2 इक्वल टू 3 के, ये दोनों को बराबर करिए या ये दोनों को बराबर करिए, एक ही बात है। अब k इक्वल टू कितना हो जाएगा साथियों, तो k इक्वल टू हो जाएगा 6, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहता है आपको साथियों कि अगर हम k का मान 6 रख दें तो इस समीकरण निकाय क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि अगर A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है तो समीकरण निकाय के कितने हल होंगे। बताइए समीकरण निकाय के कितने हल होंगे। अगर तीनों बराबर है दोस्तों तो अनंत हल होंगे, अगर आगे वाला कट जाए दोस्तों तो एक हल होंगे, अगर पीछे वाला कट जाए साथियों तो कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलें नेक्स्ट में, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है यदि समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल हो, ये दोनों समीकरण निकाय के कितने हल है साथियों, अनंत हल हैं, तो कहता है कि ए और बी का मान क्या होगा। चलिए साथियों चेक करते हैं। A1 इक्वल टू हमारे पास है दोस्तों 2, B1 इक्वल टू 3 और C1 इक्वल टू 7। ये पहला समीकरण से हमने निकाल लिया दोस्तों। अब ये दूसरा समीकरण को देखिए, x का गुणांक क्या a प्लस बी, यानी A2 का मान है साथियों a प्लस बी, B2 का मान है साथियों 2a माइनस बी और C2 का मान है साथियों -21। कितना है साथियों, -21। इस 21 को इधर लेके आएंगे तो -21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्या कह रहा है, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होंगे साथियों, जब ये तीनों का तीनों कंडीशन बराबर होगा इसका, यानी A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। चलिए बराबर करते हैं दोस्तों। A1 का मान कितना है, देखिए A1 का मान आपका 2 दिया गया है, 2 बटा a प्लस बी इक्वल टू 3 बटा 2a माइनस बी इक्वल टू -7 बटा -21। देखिए माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, यहाँ 7 से कटेगा ये 3 बार में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या निकला, 2 बटा a प्लस बी इक्वल टू 3 बटा 2a माइनस बी इक्वल टू 1 बटा 3। क्लियर साथियों। अब देखिए अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगा साथियों। अगर मैं ये दोनों को आपस में बराबर कर दूं दोस्तों तो a प्लस बी गुना 1 a प्लस बी होगा और इक्वल टू 3 गुना 2 कितना होगा दोस्तों 6, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। क्लियर है साथियों। अब देखिए अगर मैं इस दोनों को बराबर कर दूं दोस्तों तो यहाँ से हमको एक कंडीशन निकल के आता है कि 2a माइनस बी इक्वल टू 3 गुना 3 कितना होगा दोस्तों 9, जो कि समीकरण क्या होगा, सेकेंड। क्लियर है दोस्तों। अब आप क्या करिए, ये दोनों समीकरण को आप हल करिए साथियों। जब आप दोनों समीकरण को हल करेंगे साथियों तो आपका ए और बी का मान निकल जाएगा। कैसे हल करेंगे, तो दोनों समीकरण को हम यहाँ पर हल करते हैं, या दूसरा तरीका क्या है साथियों कि यहाँ पर जो मान दिया गया है साथियों, इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख के चेक कर दीजिए दोस्तों ए और बी का मान। अगर इसका कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो आंसर सही होगा। देखिए ए का मान 5 और बी का मान 1 है, ए का मान 5 और बी का मान जब आप 1 रखेंगे तो क्या 6 पुर जाता है, बिल्कुल 6 पुर जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो ए इज द राइट आंसर, यानी ए का मान 5 और बी का मान 1 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम एक, लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत है दोस्तों कि इसको भी जब हम जोड़ते हैं तो भी आंसर मेरा कितना आ रहा है दोस्तों, तब भी हमारा आंसर जो है कि 6 पुर जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम दूसरे में रख के चेक कर सकते हैं या आप सीधा हल कर दीजिए। दो दो एक ही ऐसा आ रहा है दोस्तों, इसलिए हम इसको हल कर रहे हैं। चेक देखिए समीकरण फर्स्ट, इसमें आप ऐड करिए समीकरण सेकेंड को। जब आप ऐड करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 6 और 2a माइनस बी इक्वल टू 9, ऐड करिए दोस्तों, b से b कटेगा, 3a इक्वल टू हो जाएगा 15, a इक्वल टू हो जाएगा 15 बटा 3, 3 पचे 15, a इक्वल टू 5। जब आप यहाँ पर a का मान 5 रखेंगे तो b का मान निकलेगा 1,
ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी इक्वल टू 6 था, a का मान जब आप 5 रखेंगे तो 5 प्लस बी इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों कि a का मान 5 आ रहा है और b का मान 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलें साथियों। तो बिल्कुल आसान प्रश्न था ये। देखिए हम यहाँ ऑप्शन के माध्यम से भी आपको बताएं, लेकिन 2 ऑप्शन मैच कर रहा था दोस्तों, जोड़ने के बाद 6 आ रहा था, इसीलिए हम इसको हल किए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहते हैं कि P के किन मान के लिए समीकरण युग्म जो हैं वो क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे साथियों। P के किन मान के लिए, तो देखिए कोई हल नहीं होंगे साथियों, तो इनका क्या कंडीशन है, कोई हल नहीं होंगे, इसका कंडीशन होता है दोस्तों a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। क्लियर है दोस्तों, कोई हल नहीं होने का ये कंडीशन होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आप a1 बटा a2 का मान देखिए यहाँ पे 5 बटा a2 का मान कितना है दोस्तों, तो 1। b1 का मान क्या है दोस्तों, तो p है, और b2 का मान क्या है दोस्तों, तो 2 है, नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना है दोस्तों, तो 7 है, और c2 का मान कितना है दोस्तों, तो -3 है। अब कोई हल नहीं होंगे दोस्तों, तो चेक करिए। देखिए ये तो नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन है साथियों, तो ई दोनों बराबर करेंगे साथियों, ई दोनों को बराबर करिए तो p गुना 1 इक्वल टू पी होगा, और 5 गुना 2 कितना होगा दोस्तों, 10। यानी अगर p का मान 10 रख दिया जाए साथियों, तो इस समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपका सही उत्तर डी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कहता है दोस्तों, कहता है समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक समीकरण निकाय 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखा होगी। मतलब इसका ग्राफीय रूप कैसा होगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे। आप a1 बटा a2 निकालिए, देखिए 1 बटा 2, फिर आप b1 बटा b2 निकाल दीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 बटे 4। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 2 दूना 4, 1 बटे 2 आ रहा है। अब c1 बटा c2 निकालिए दोस्तों, तो c1 बटे c2 देखिए -4 बटे -12, तो 4 तिया 12, माइनस से माइनस कट रहा है, 1 बटे 3। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a1, ठीक है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। हम आपको बताए थे कि अगर यदि लास्ट वाला बराबर नहीं है साथियों, इसका मतलब है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा होगा साथियों, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। कैसा ग्राफ होगा साथियों, इसका समांतर होगा। और युग्म कैसा होगा, तो युग्म होगा विरोधी। अब देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन है, एकदम इजी है, संख्या पर आधारित क्वेश्चन है साथियों। कहता है कि दो संख्याओं का योग x, ये 26 है और उनका अंतर 10 है। अब मान लीजिए साथियों कि हम दो संख्या x और y ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्या क्या है, तो एक संख्या मेरे पास x है और दूसरी संख्या क्या है, तो y है। हमने यहाँ पर जो संख्या माना है दोस्तों, तो दो संख्या माना है और एक को हमने x लिया है और दूसरे को y। तो प्रश्न कहता है दोनों संख्याओं का योग 26 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 26। क्लियर है साथियों। इसके बाद कह रहा है कि अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल टू 10। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है कि संख्याओं का योग जो है 26 है और संख्याओं का अंतर कितना है, तो 10 है। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। आप समीकरण फर्स्ट में ऐड कर दीजिए समीकरण सेकेंड को। जब आप ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 26, x माइनस वाई इक्वल टू 10, आप हल करेंगे, y से y कटेगा दोस्तों, तो 2x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 18। कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। इसको जब आप कटाएंगे तो ये 18 बार में कट जाएगा। एक संख्या तो मालूम हो गई कि एक संख्या कितनी है साथियों, एक संख्या हमारा 18 है। तो यहाँ से पता चला एक संख्या 18 है। आप समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो देखिए समीकरण फर्स्ट से
जब आप x का मान 18 पुट करेंगे तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 माइनस 18। जब आप इसको हल करेंगे साथियों तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक संख्या 18 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी 8 होगी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दो संख्याओं का योग कह रहा था 26 है, अंतर कितना है तो 10 है। तो हमने एक संख्या x ली है, दूसरी संख्या y ली है, दोनों संख्याओं का जोड़ यानी योग 26 था, अंतर यानी कि दोनों के बीच का माइनस करेंगे कितना है 10, और ये एक रैखिक समीकरण है और आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहते हैं कि सरल रेखा 2x - 3y - 6 = 0 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर काटता है। देखिए साथियों, अच्छे बच्चे गलती कर जाते हैं इस प्रश्न में। यहाँ पर एक समीकरण है दोस्त, यहाँ पर एक समीकरण है और कहता है कि जब इस समीकरण को हम खींचते हैं ना दोस्त, ये वो x अक्ष पर काटता है। किसको काटता है, x अक्ष पर काटता है। तो कहता है कि x अक्ष के किस बिंदु पर काटता है साथियों, उसका मान निकालिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं कोई रेखा खींच रहा हूं दोस्तों, कोई रेखा खींच रहा हूं, अगर x अक्ष पर वह किसी बिंदु को काट रही है दोस्तों, तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक कितना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं किसी बिंदु को x अक्ष की बात करूं, अगर इस बिंदु को 4 मान ले दोस्तों, तो किसी भी बिंदु का x अक्ष पर अगर किसी भी बिंदु को कोई भी रेखा अगर काट रही है किसी भी बिंदु पर, तो x का मान तो 4 होगा दोस्तों, लेकिन y का मान क्या होगा 0 होगा। यानी x अक्ष के किसी भी बिंदु से अगर कोई रेखा हम गुजार देंगे तो उस बिंदु पर x का मान तो होगा, लेकिन y का मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। अगर यहां से भी रेखा गुजरेगी दोस्तों तब भी y का मान 0 होगा इस बिंदु पर। अगर इस बिंदु से भी रेखा गुजार दें दोस्तों तो भी y का मान क्या होगा 0 होगा। यानी x अक्ष पर हमेशा y नियामक क्या होता है दोस्तों 0 होता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आता है दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझ में आता है कि अगर कोई रेखा का ग्राफ x अक्ष पर जिस बिंदु को काट रहा होगा, उस बिंदु का नियामक क्या होगा दोस्तों, उस बिंदु का नियामक x 0 होगा। क्या होगा, x और 0 होगा। तो इसका अर्थ है कि अगर यदि मैं इस समीकरण में y का मान 0 पुट कर दूं साथियों, तो x का मान आराम से निकल जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर वह बिंदु है। वह बिंदु कहाँ मौजूद है, x अक्ष पर मौजूद है। और जब वह बिंदु x अक्ष पर मौजूद है दोस्तों, तो अगर ये 1 2 3 मान लो, अगर हम इसी बिंदु की बात करें तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा 1 0, इस बिंदु का नियामक क्या होगा 2 0, इस बिंदु का नियामक क्या होगा 3 0। यानी y का मान देख रहे हैं साथियों, हमेशा क्या आ रहा है 0। यानी अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो यानी उसका y का मान क्या होगा 0, इसीलिए हमने बिंदु यहाँ पर x 0 है हमारा। अब देखिए तो x का मान क्या निकलता है दोस्तों, तो 2x इक्वल टू, ये तो 0 हो गया दोस्तों, उधर जाएगा 6 प्लस में हो जाएगा x इक्वल टू 6/2, 2 तिया 6, यानी x बराबर 3। तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिंदु देखिए x का मान कितना निकला 3, y का क्या है 0। तो हमारा जो बिंदु होगा दोस्तों वो होगा 30। क्या होगा दोस्तों 30। यानी ये जो रेखा है x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का नियामक 30 है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस अक्ष को बदल दिया गया है। कहता है इस बार ये जो रेखा है दोस्तों, जो आलेख है वह क्या करता है y अक्ष को, किसको y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या होगा। अब देखिए अगर यदि मैं y अक्ष की बात करूं साथियों, y अक्ष की बात करूं तो y अक्ष पर अगर हम किसी भी बिंदु की बात करें तो y नियामक तो होगा दोस्तों, लेकिन x क्या होगा 0, इसका नाम क्या होगा 0 2, इसका नाम क्या होगा 0 3, इसका नाम क्या होगा 0 -1। तो हम क्या देख रहे हैं कि y अक्ष पर मौजूद जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदु में x नियामक जो है साथियों वो क्या है 0 है। तो यहाँ पर जो साथियों वो बिंदु होगी जो x अक्ष पर काट रही है, वो बिंदु क्या होगी x तो 0 होगी साथियों, और y कितना होगा
कोई भी बिंदु हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिंदु तो 0y ही होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम इसका मान पुट करते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप x का मान 0 पुट करिए, 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 3y इक्वल टू माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 होगा। y इक्वल टू हो जाएगा 6/3, 3 दूना 6, y इक्वल टू 2। यानी साथियों हमारा जो वह बिंदु है वह क्या है, 0 और 2 है, 0 और 2 है, ऑप्शन ए। यानी 0, 2 बिंदु पर वह रेखा गुजरती है y अक्ष से होकर के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं। अगर आलेख प्रतिच्छेदी है दोस्तों, आलेख एक दूसरे को काट रहा है, तो कितने हल होंगे? इनके एक हल होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर प्रतिच्छेदी है तो एक हल, संपाती है अनंत हल, अगर यदि समांतर है तो कोई हल नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है दोस्त? तो एक होता है, आपको पता है। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर है साथियों, इस बार कह रहा है समांतर है। जब समांतर है साथियों तो इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या होंगे? कोई हल नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है साथियों कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख समपाती है साथियों। जब आलेख समपाती है तो इनके अनगिनत हल होंगे साथियों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल हैं। क्या कहते हैं? अनगिनत हल हैं। अनगिनत हल हैं तो कंडीशन में तीनों बराबर होगा। देखिए कंडीशन बी, तीनों का तीनों बराबर है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर तीनों बराबर है तो अनगिनत हल होंगे। अगला में चलते हैं दोस्तों। कहते हैं समीकरण निकाय इतना था इतना के कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है दोस्तों तो आगे वाला कटा होगा साथियों, आगे वाला कटा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, इसमें ये वाला आप रखें या ना रखें उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, आगे वाला सिर्फ आपको देखना है कटा हुआ है कि नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न में चलते हैं तो कहते हैं कि तीनों कंडीशन बराबर है दोस्तों, तो कहते हैं कि इनका हल होगा। अगर तीनों बराबर है दोस्तों तो अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब y इक्वल टू आप 4 ग्राफ पर खींचेंगे दोस्त तो देखिए ग्राफ पर क्या होगा, ये y अक्ष है, ठीक है, ये x अक्ष होगा, ये x डैश अक्ष होगा। अब x y बराबर 4 खींचेंगे, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो y बराबर 4 दोस्तों ये पूरा सीधा खींचाएगा। ये साथियों y इक्वल टू 4 होगा। ये y इक्वल टू क्या होगा? 4, जो कि x अक्ष के क्या होगा? समांतर। y इक्वल टू 4 की बात करें तो वह x अक्ष के क्या होगा साथियों? समांतर होगा। तो x अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। कहते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 के हल क्या होंगे? आप इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं साथियों। आप इसको हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ पे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसको आप क्या करिए, समीकरण फर्स्ट माइनस कर दीजिए समीकरण सेकेंड, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कट जाएगा ये x कटा, 4 3 7 y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 1 5, 2 1 3 35, y इक्वल टू 35/7, तो 7 बचे 35, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है? 5। जब y इक्वल टू 5 आ रहा है दोस्तों तो y का मान 5, देखिए ऑप्शन केवल डी में ही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के हल संपाती होंगे? तो देखिए अगर संपाती होंगे हल तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि अनगिनत हल होंगे, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। संपाती होने का तो यही कंडीशन है दोस्तों, अगर संपाती हो रहा है तो इसका कंडीशन यही होगा। अब a1 का मान देखिए कितना है 1, a2 का मान कितना है 3,
B1 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है तो K, C1 का मान कितना है तो देखिए 3 इधर आएगा साथियों तो -3 हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं, हम इसी दोनों को बराबर करें दोस्तों तो K इक्वल टू कितना आ रहा है 6, जब भी दोनों को बराबर करते हैं तो K इक्वल टू क्या आ रहा है 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0. देखिए इसको हल करना है, x का मान निकालना है। देखिए इजी वे से निकालते हैं। 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3। ठीक है, सबको एक साइड ले आइए। 0.3x इधर आएगा माइनस 0.37x इधर जाएगा साथियों तो ये प्लस में हो जाएगा। अब माइनस में इधर पहले से 0.3 है। अब 0.3x को जब आप 0.37 में घटाएंगे दोस्तों तो 0.3 दो अंक इधर भी है तो 2 अंक इधर भी हम कर दे रहे हैं और 0.37 जब आप घटाएंगे साथियों तो माइनस 0.07 होगा। तो माइनस 0.07x इक्वल टू, जब यहाँ पे आप घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप एक जीरो अगर दे दें, यहाँ पर अगर आप एक जीरो दे दें साथियों तो घटाएंगे तो होगा 0.07। x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.07, ये माइनस को इधर लेके आ रहे हैं हम। अब बटे में 0.07 कटाइए, एक बार में कट रहा है दोस्तों। x इक्वल टू -1, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। रैखिक समीकरण युग में इतना और इतना के कितने हल होंगे, इसको अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसको रहने देते हैं, आप इसका खुद चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 और इसका आंसर कमेंट में करेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। समीकरण निकाय इतना और इतना का कोई हल नहीं हो तो, यहाँ पर कह रहा है कि इसके और इसके कोई हल नहीं है दोस्तों। देखिए कोई हल नहीं है साथियों, तो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू क्या होगा c1 बटा c2। कोई हल नहीं हो तो इसका कंडीशन ये होता है दोस्तों। अब देखिए a1 का मान कितना है दोस्तों 3, a2 का मान कितना है 6, b1 का मान कितना है -1, c1 का मान कितना है -2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। c1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है दोस्तों, तो c2 का मान है k। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, 3 दूना 6, यहाँ से माइनस कटा, ये भी 1/2। चलिए एक बार लिख देते हैं, ये भी 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k। किसी को भी बराबर करिए, k गुना 1k नॉट इक्वल टू 10। k का मान 10 के अलावा कुछ भी रख दिया जाए साथियों, यहाँ पर k का मान 10 के अलावा कुछ भी रख दिया जाए तो इसके कोई हल नहीं होंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू 10। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। समीकरण निकाय इतना और इतना के हल हैं, इसके कितने हल होंगे आपको बताना है। देखिए आप एकदम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 यानी 1 बटा -3, 1 बटा -3, इसी को आप -1/3 लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 b2 b1 बटे b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 बटे 6, 2 तिया 6 यानी 1/3। अब देखिए पहले ही हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर है क्या, तो दोनों बराबर नहीं है दोस्तों। यहाँ पर फिर से चेक करिए, देखिए 1 बटा -3 दोनों बराबर नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर तब इसका कंडीशन क्या हो जाएंगे, इसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। b का मान देखिए यहाँ पे -6 है, b का मान -6 है दोस्तों, तो अब ये बराबर हो गया। आगे चेक करना होगा दोस्तों, इसका मान है 5, c1 बटा c2, इसका मान कितना है तो 5 है, यहाँ पर 5 रखेंगे। और c2 का मान कितना है तो 1 है, 5 इक्वल टू 1। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दो तो बराबर है दोस्तों लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन कंडीशन बराबर नहीं है c1 बटा c2। इसका मतलब इसके कोई हल नहीं है। लास्ट वाला अगर बराबर नहीं है दोस्तों तो इसके कोई हल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा का दोस्तों a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अद्वितीय हल होने का तो यही कंडीशन है साथियों। तो
A1 का मान k है साथियों, A2 का मान कितना है 3, नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है साथियों 2, B2 का मान कितना है 1, तो k नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है। कहता है बताइए जो समीकरण युग्म दिया गया है इसके कितने हल हैं, कौन सा कितना हल है। तो देखिए 2, यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2/12, 2/12 और ये 4/6। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर आ रहा है 2/12, कटाएंगे आप 1/6। B1/B2 बराबर आ रहा है दोस्तों 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6 यानी 2/3। क्या ये दोनों मान बराबर है दोस्तों? बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसका अर्थ है कि इसके एक और केवल एक हल होंगे। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सरल रेखा x + y = 0 और x - y = 0 के कितने प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हल कर दीजिए आप। x + y = 0 है इक्वेशन फर्स्ट, x - y = 0 है इक्वेशन सेकेंड। आप जैसे दोनों समीकरण को आप ऐड करिए, समीकरण फर्स्ट में आप समीकरण सेकेंड को ऐड कर दीजिए, जोड़िए। तो x + y = क्या होगा दोस्तों 0 और x - y = भी क्या होगा 0। y से y कटा, 2x = 0, x = 0/2 क्या हो जाएगा दोस्तों 0। जब आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या निकलेगा दोस्तों 0। इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों का मान क्या है तो 0। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहिए या कटान बिंदु कहिए दोस्तों, क्या होगा 0 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक y और दहाई अंक x हैं तो अभिष्ट संख्या क्या होगी। तो देखिए कोई 2 अंकों वाली जो संख्या बनी होती है दोस्तों, अगर मैं 2 अंकों की संख्या की बात करूं तो 2 अंकों की संख्या जो बनती है दोस्तों इकाई से मिलकर बनती है और दहाई अंक से मिलकर बनती है। और किससे? तो दहाई अंक से मिलकर बनती है। 2 अंकों से मिलकर बनती है दोस्तों, इकाई अंक से और दहाई अंक से। अगर यदि मैं 2 अंकों की संख्या की बात करूं तो ये 10 गुना दहाई होता है दोस्त, 10 गुना दहाई। अब प्लस क्या होता है साथियों इकाई, प्लस क्या होता है इकाई। तो याद रखिएगा 2 अंकों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो 10 गुना दहाई प्लस इकाई। तो 2 अंकों की संख्या दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों इकाई अंक क्या कह रहा है, इकाई अंक कह रहा है साथियों y है। कितना है? y है। दहाई अंक क्या कह रहा है दोस्तों, तो दहाई अंक कह रहा है दोस्तों कि दहाई अंक जो है वो कितना है x है। इकाई अंक y है और दहाई अंक कितना है दोस्तों, तो x है। अब कहता है कि बताइए अभिष्ट संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की संख्या क्या होती है दोस्तों 10 गुना दहाई, 10 गुना x प्लस इकाई, इकाई कितना है दोस्तों y, तो संख्या होगी 10x + y, 10x + y। ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों, चीज़ें समझ में आ रही है, देख सकते हैं आप पूरा स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट। एक संख्या दूसरे संख्या से दुगना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो संख्या क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है दोस्त, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है y है। प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं कि एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या से क्या है दुगनी, ये संख्या इससे क्या है दुगना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दिए तो हमको संख्या प्राप्त होता है दोस्त x - 2y = 0 इक्वेशन फर्स्ट। अगेन आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों संख्याओं का योग 27 है, x + y = कितना दिया गया है 27, ये है सेकेंड। अब आप दोनों समीकरण को हल करिए, उत्तर ले आइए, हल कर देते हैं। बहुत आसान है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। फर्स्ट को हम देख रहे हैं कि इक्वल है तो घटा देते हैं, x - 2y = 0 और x + y = 27। जब आप इसको घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, x से x कटा, -2 माइनस तो हो जाएगा -3y = -27। माइनस से माइनस आप कटा सकते हैं,
तो y इक्वल टू हो जाएगा साथियों 27/3। कितना बार में कटेगा? 9 बार में, कि y इक्वल टू 9। यानी हमारे पास एक संख्या निकल के आ रहा है 9, एक संख्या निकल के आ रहा है 9। जब एक संख्या 9 निकल के आ रहा है, जब y का मान 9 निकल के आ रहा है दोस्त, तो x का मान कितना होगा? 18। यानी इसका मतलब x का मान कितना होगा? 2 गुना 9 यानी कितना? 18। यानी एक संख्या 9 होगी तो दूसरी संख्या 18 होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है साथियों? चलें आगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। x इक्वल टू -5 का आलेख क्या होगा? अभी हम तुरंत बताए थे साथियों, अगर हम x इक्वल टू -5 की बात करें, इधर देखिए -1, -2, -3, -4 और यहाँ कहीं -5 होगा साथियों। ये क्या है? तो -x, ये x डैश है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये आप नीचे y डैश कह सकते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू -5 खींचूँ तो सीधा खिंचाएगा दोस्तों x इक्वल टू -5, जो कि क्या होगा? y अक्ष के समांतर होगा। जो y अक्ष के क्या होगा? समांतर। आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि जब हम x इक्वल टू -5 खींच रहे हैं, ये बिल्कुल y अक्ष के क्या आता है? सीधा आएगा दोस्तों। y अक्ष के सीधा आने का मतलब क्या है? समांतर आना। तो y अक्ष के समांतर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आखिरी प्रश्न है हमारा इस क्लास का, तो चलिए देख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 की बात करें तो x बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? y। अब कहता है कि x बराबर y का जो ग्राफ है वो कहाँ से गुजरेगा? अगर देखिए साथियों, अगर यदि हम ग्राफ की बात करें तो x बराबर y कहाँ से गुजरेगा? ये रहा हमारा एक ग्राफ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर की बात करें 1, 2 और ये 3। ये साथियों ये पूरा बिल्कुल मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। दोस्तों ये कहाँ से होकर गुजरेगा? तो ये पूरा का पूरा मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। देखिए ये पूरा जो है दोस्तों एकदम कहाँ से होकर गुजरेगा? तो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। अब कहोगे साथियों कि मूल बिंदु से होकर क्यों गुजरा? अब अभी बता देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, जब हम x का मान 1 रखते हैं, जब हम x का मान क्या रखते हैं दोस्तों? 1, तो y का मान भी क्या निकलता है? 1। जब हम x का मान रखते हैं साथियों 2, क्या रखते हैं? 2, तो y का मान भी क्या निकलता है दोस्तों? 2। नहीं, जब x का मान 1 तो y का मान भी 1। ठीक है। और जब फिर x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी क्या होगा दोस्तों? 2, 2 यहाँ पर आएगा। फिर इसी तरह से दोस्तों जब x का मान 3 तो y का मान भी क्या निकलेगा? 3, 3 निकलेगा। तो इस प्रकार ये एकदम पूरा कॉर्नर में आएगा दोस्तों। उसी प्रकार जब आप x का मान -1 लेंगे, y का मान भी -1 निकलेगा। इसी प्रकार ये बिंदु आएगी और ये पूरा कॉर्नर में खींचा जाएगा ग्राफ। तो याद रखिएगा x इक्वल टू वाई का ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है दोस्तों? मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो टोटल कुल मिला करके आज हम लोग यहाँ पर 42 प्रश्न को हल किए हैं साथियों। कुल मिला करके आज की क्लास में हमने 42 प्रश्न को कवर किया है। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो चर वाले समीकरण में संभव थे, हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है। और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था साथियों, जितने की एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने उन सभी प्रश्नों को लिया है। और अगर यदि आप इस क्लास को बार बार देखते हैं तो आपसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके बाद हमारा जो क्लास आने वाला है साथियों वो द्विघात समीकरण पर आएगा। और ये पूरा जो सीरीज है साथियों, हर चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है आपको समय समय पर मिलता रहेगा और एग्ज़ाम के पहले तक आपको सारे क्लासेस दे दिए जाएंगे। यहीं तक रहने देते हैं साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।